नमस्कार साथियों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल के भाग 4 पर। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आपने अभी तक भाग 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बात कर चुके थे अमीर खुसरो तक। अमीर खुसरो ने आवाज़ एक खुसरवी नामक ग्रंथ रचा था जो कि संगीत के क्षेत्र का ग्रंथ माना जाता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर जो कि 14वीं शती में लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सन है वह इम्पोर्टेंट है, इसकी सदी बहुत महत्वपूर्ण है। में लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितनी भी पंक्तियाँ नोट्स हमारे आपके सामने जो हम इन वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं, यह बहुत ज़्यादा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप देख रहे हैं और अगर इनको आप याद कर रहे हैं तो निश्चित तौर से मानिए आपको परीक्षा में बहुत फ़ायदा होगा। डिंगल का प्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी संवत 1871 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के जो कवि राजा बांकीदास थे उन्होंने अपने ग्रंथ कुकवि बत्तीसी में किया था, जिसका संवत है 1871। डिंगल साहित्य पद्य, गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा जाता है। गद्य में ख्यात, वात, विगत, पीढ़ी, वंशावली आते हैं तथा पद्य में रासो, प्रकाश, रूपक, वचनिका आते हैं। राठौड़ारी ख्यात में भट्ट केदारकृत जयचंद प्रकाश और मधुकर कविकृत जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। वसंत विलास आदिकाल की अत्यंत सरस साहित्यिक कृति है, इसके रचनाकार अज्ञात हैं। वसंत विलास भी अनेकों बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। चरचरी और चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है। इनका प्राचीनतम प्रयोग हरिभद्र सूरीकृत सम्रायिचिक कहा में मिलता है। जीनदत्त सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन फागु काव्य है। वसंत विलास जिनेतर फागु काव्य है। आदिकाल में लोक भाषा काव्य की भी प्रचुरता रही। इसमें डोला मारूरा दोहा लोकप्रिय है, ध्यान रखिएगा। डोला मारूरा दोहा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट माना जाता है, डोला मारूरा दोहा। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स भी आपके सामने एक्स्ट्रा हैं, इनके बारे में बात करते हैं। हाँ चलिए इस पॉइंट की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार परीक्षाओं में आई हुई है। प्राकृत पेंगलम आदिकालीन हिंदी साहित्य का ऐसा संग्रह ग्रंथ है जिसमें प्राकृत अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं छंदों के उदाहरण के रूप में संग्रहित मिलती है। प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रज भाषा, राजस्थानी खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा का मिश्रण है। तो ये भी प्राकृत पेंगलम भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। पंचवटी प्रसंग निराला की कृति है तथा पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जायसी शेर शाह सूरी के काल में थे। प्रबंध काव्य का मतलब क्या होता है? जिसमें निरंतरता विद्यमान रहती है, एक घटना दूसरी घटना से संबंध रखती है, उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। खंड काव्य किसी जीवन के एक प्रसंग का चित्रण जहाँ पर होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। इसमें भी घटनाओं की निरंतरता बनी रहती है और घटनाओं का आपस में क्या होता है, संबंध भी होता है। महाकाव्य अपेक्षाकृत विस्तृत व बड़ा होता है, जन्म से मृत्यु तक की घटना इसमें सम्मिलित होती है, उसे महाकाव्य कहते हैं। तो प्रबंध काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य में ये अंतर है। देखिए हमीर संबंधित ग्रंथ है। हमीर रासो शारंगधर और जोधराज दोनों की है। हमीर हट ग्वाल और चंद्रशेखर वाजपेयी दोनों की है। तो हमीर रासो भी ध्यान रखना है, हमीर हट भी ध्यान रखना है। कामायनी का 12वां सर्ग निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य तथा 15वां सर्ग आनंद है। तो कामायनी के तो हम आधुनिक काल में करेंगे पूरी, अभी केवल आप यही ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम और बात करते हैं। चलिए अब आ चुके हैं आदिकालीन साहित्यकार और उनकी कृतियाँ। आदिकाल के जो साहित्यकार हैं और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से तो निश्चित तौर पर प्रश्न बनते ही हैं। चलिए पहला है सरहपा। सरहपा की रचना का नाम है दोहाकोश। देवसेन, श्रावकाचार,
शबरपा चर्यापद, डोम्बीपा योगचर्या और अक्षरा द्विकोपदेश, शालीभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु चंदन वाला रास, जीन धर्म सूरी स्थूली भद्र रास, विजयसेन सूरी रेवंतगिरी रास, सुमति गणी नेमिनाथ रास, स्वयंभू पमचर्यु रिठनेमी चर्यु जिसको हम अरिष्ट नेमी चरित या हरिवंश पुराण भी कहते हैं, और पंचमी चर्यु जिसको हम नाग कुमार चरित्र भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू की रचनाएं सभी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से तो प्रश्न बनते ही हैं। पुष्पदंत महापुराण जसहर चर्यु और नय कुमार चर्यु, कनकामर मुनि करकंड चर्यु, धनपाल भविष्यत कहा जो कि एक लौकिक महाकाव्य है, अब्दुल रहमान संदेश रासक, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन, हरिभद्र सूरी सनत कुमार चरित्र, उद्योतन सूरी कुवलय माला कहा, हेमचंद्र शब्दानुशासन, सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध। चलिए आगे की बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे और कवियों के बारे में पढ़ते हैं हम। चलिए राम सिंह की बात करते हैं, पाहुड़ दोहा, रोड़ा की है राहुल वेल, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकाश जो कि एक व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, लक्ष्मीधर प्राकृत पेंगलम, भट्ट केदार जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि जय मयंक जस चंद्रिका, लालच दास हरिचरित्र, व्यास कवि नल दमयंती कथा, कांसीराम कनक मंजरी, पृथ्वीराज राठौड़ वेली कृष्ण रुक्मणीरी, नरपति नाल बिसलदेव रासो, जगनिक परमाल रासो, महेश्वर सूरी संयम मंजरी, आसगु कवि जीवदया रास, उदयवंत गौतम स्वामी रास, प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर वीर सतसई, कुशल लाभ डोला मारूरा दुहा। और भी हम आगे बात करते हैं, ये सभी जो रचनाएं हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए प्राकृत पेंगलम के कुछ पद्य बब्बर द्वारा रचित हैं, मूल रूप के से रचयिता लक्ष्मीधर है। इसमें सुखी और संपन्न जीवन क्या है का चित्रण मिलता है। बहुत बार इस पंक्ति से भी प्रश्न बना हुआ है, वही पंक्तियाँ यहाँ पर ली गई है जिससे प्रश्न बने हुए हैं। चलिए आदिकालीन कथनों की बात करते हैं, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 बरस तो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह है जगनिक का कथन। देखिए पूरी पंक्ति यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, पर जितनी भी है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसने लिखी है। पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन नृप काज चंद बरदई, मनु कला सभाग कला 1600 बन्नीय, बात बेस ससिता समीप अमृत रस पिन्नीय चंद बरदई, नाद रवि ना रवि शशि मंडल चिरहाव सहाबे मुकल सरहपा, दीही मन पवन ना संचरई रवि शशि ना पवेश सरहपा, राम कहा सरी एक सोहंती स्वयंभू, जिह दिसी दिसी तिमिरई मिलियई इन दिसी दिसी जायरी मिलियई पुष्पदंत, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लजेज तू वयम सियु जय बग्गा घर अंतु हेमचंद्र, तांबा तुम्बा ये दुई सूचा राजा हिते जोगी ऊंचा, तांबा मरे तुम्बा डूबे जीवे जोगी राजा मरे चरपटनाथ, किसका बेटा किसकी बहू आत स्वारथ मिलिया सहू चरपटनाथ, सोवता अवधु जीवता मुआ बोलता अवधु पेंजरे सुआ गोरखनाथ, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे अखाड़ा, एरे मनले जोगी खेले तब अंतरी भंडारा गोरखनाथ, कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु समानी विद्यापति। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सारे कथन, जिन जिन भी साहित्यकारों लेखकों के हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक लेकर आना, ये हमारा मुख्य ध्येय है। चलिए बात करते हैं, अब हम आते हैं आदिकाल पर ही चल रहे हैं, इसके स्मरणीय तथ्यों की बात करते हैं। तबकात शुर्रा, तज़किरा उ शुर्रा ई हिंदी, दोनों किताबें नाम अलग अलग हैं पर एक ही है। मौलवी करीमुद्दीन की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें 1004 कवियों का उल्लेख है, जिसमें केवल 60 से 62 कवि ही हिंदी के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर माना जाता है। सर्वप्रथम काल विभाजन, मूल्यांकन और प्रवृत्ति का विकास गियर्सन ने किया था। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर को प्रथम इतिहास ग्रंथ किशोरीलाल गुप्त ने माना, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु शिवसिंह सरोज को माना गया है। गियर्सन ने अपने ग्रंथ लेखन में शिवसिंह सरोज की सहायता ली। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर में वर्णित कवियों की संख्या 952 है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक में प्रकाशित ग्रंथ का नाम मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर है। मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया 5 कालों में। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। हिंदी साहित्य का वह ग्रंथ जो अधूरा है वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। किसने लिखा था? रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग यानी तुलनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को जाता है। हिंदी साहित्यिक इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक गंगा प्रसाद सिंह है। हिंदी के मुसलमान कवि, इसके लेखक कौन हैं? गंगा प्रसाद सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक हिंदी पुस्तक साहित्य को माना जाता है, जिसके लेखक माता प्रसाद गुप्त हैं। गियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शती से माना है, 8th सेंचुरी। जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार आचार्य शुक्ल ने बनाया। आचार्य शुक्ल का जो योगदान है वो हिंदी साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो उनसे संबंधित जो भी पंक्ति आती है वह तो अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति मानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी की शेषवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के बाद काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन को बनाया है F.E. केई ने। शुक्ल जी की बात करते हैं। शुक्ल ने अपने ग्रंथ में लगभग 950 वर्ष तक के साहित्य पर प्रकाश डाला। आदिकाल का विशद विश्लेषण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आदिकाल की सीमा अवधि 11 से 14वीं शती मानी गई है। आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा बुल्लेली ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल का प्रमुख रस वीर रस है। आदिकाल का प्राचीन छंद दोहा है। आदिकालीन कृतियाँ जो मात्र सूचना मात्र है वह है जय मयंक, जस चंद्रिका और कीर्ति पताका। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7 से 8वीं शताब्दी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना की प्रवृत्ति का अभाव था, ध्यान रखिएगा। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आचार्य शुक्ल ने आरंभ की। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हुआ। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। अवधूत मत नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह गोरखनाथ सिद्धांत का कथन है। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का आचार्य शुक्ल ने बताया। वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुइपा का है। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा भाषा का नाम
अद्वैवज और मुनि दत्त ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, सभी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। अद्वैवज और मुनि दत्त ने दिया था। चलिए आगे बात करते हैं हम। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा हमने बात की, अद्वैवज और मुनि दत्त ने दिया। अभिमान मेरु की उपाधि से सुशोभित मेरुतुंग है। प्रथम जैन कवि देवसेन कहलाते हैं। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन हेमचंद्र ने किया। ऐतिहासिक चरित काव्य कीर्तिलता को माना जाता है। धनपाल कृत भविष्यत कहा को रोमांटिक महाकाव्य कहा जाता है। सिद्धसेन कृत विलास वही कहा एक प्रेम कथा काव्य की श्रेणी में आता है। आदिकाल की चंपू काव्य कृति राउलवेल कही जाती है। 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन महापुराण में किया गया है। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में रचे गए। पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुण्य विद्यापति का कथन है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कूलैमाला कहा माना जाता है। संदेश राष्ट्र का काव्य रूप खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश से प्रभावित है। अपभ्रंश के प्रभाव से युक्त ग्रंथ खुमान रासो माना जाता है। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का चित्रण वर्ण रत्नाकर में किया गया। स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ पौमचर्यु है। प्राकृत अनुशासन के लेखक का नाम अगर पूछा जाए तो वह है पुरुषोत्तम देव। कौन है? पुरुषोत्तम देव। और आज की हम अंतिम पंक्ति की बात करने वाले हैं। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।